सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग स्ट्रेन पढ़ रहे थे, स्ट्रेन में अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेन देखी थी रिवेट जॉइंट की इन लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट में हम लोग ने रिवेट की स्ट्रेन को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी हम लोग स्ट्रेन देखेंगे, लेकिन किस में? डबल बट जॉइंट में। तो हेडिंग डालता है स्ट्रेंथ of rivet joint for double cover plate joint। इससे पहले हम लोग ने लैप जॉइंट में स्ट्रेन को पढ़ा था, जिसमें शेयरिंग, बेयरिंग और टियरिंग देखा गया था। ठीक है, एंटायर प्लेट के लिए भी पढ़ा था और गेज लेंथ के लिए भी पढ़ा था। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे पहले प्लेट के लिए, एंटायर प्लेट के लिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। हम अपना पहले टॉप व्यू बनाते हैं। अब इसमें हम लोग रिवेट लगाते हैं। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। इस तरह इसमें लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, ये हमारा फोर्स लगेगा P। तो मान लेते हैं ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन 1 1। अब अगर इसको हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो कुछ कैसा बनता है। ये हमारी दो मेन प्लेट होती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो मेन प्लेट कैसे कनेक्ट होती है, एंड टू एंड ना। डबल कवर में एंड टू एंड होती हैं, ये मालूम है आपको। और लैप जॉइंट में एक ऊपर एक रखाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कवर प्लेट लगाते हैं। ये तो मैंने बताया था जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जॉइंट देखे थे, उसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि लैप जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन प्लेट जिसमें आपका फोर्स P लग रहा है। ठीक, और इसमें ऊपर है आपकी कवर प्लेट, दो कवर प्लेट लगेगी, ये वाली मेन प्लेट। ठीक, इसमें हम लोग ने रिवेट लगाई है अपनी 3। एक, दो, तीन, और इधर भी 3 हम अपनी रिवेट लगाएंगे। ये हमारी रिवेट है। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक, इसमें ये होगी आपकी मेन प्लेट है, और ये आपकी है कवर प्लेट। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि मेन प्लेट क्या, कवर प्लेट क्या। अब हम लोग इसमें देखेंगे फॉर एंटायर प्लेट। केस 1 है अपना, केस 1 फॉर एंटायर प्लेट। ठीक, पूरी प्लेट की बात हो रही है जब अपने, तो पहली हेडिंग डालते हैं shear strength of all the
ऑफ ऑल द रिवेट्स इन जॉइंट, रिवेट्स इन जॉइंट। ठीक है, जॉइंट में जितने भी रिवेट होंगी उनकी शियर स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जानते हैं हम लोग, अब मान लो कि यहाँ पे इस फिगर में देखो, यहाँ पे कितने शियर प्लेन आएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर फोर्स लगेगा मेन प्लेट पे इधर की तरफ और इस वाली मेन प्लेट पे इधर की तरफ, तो हमारी रिवेट जो है वो एक यहाँ से कट होगी और एक यहाँ से कट होगी। तो मतलब कि यहाँ पे दो शियर प्लेन होंगे, ठीक है ना। रिवेट हमारी एक यहाँ से कट हो जाएगी और एक यहाँ से कट होगी, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शियर प्लेन आएंगे, दो शियर प्लेन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 शियर प्लेन होंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? दो जगह से हमारी रिवेट कट हो जाएगी, ठीक। तो PS का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2, देखो दो शियर प्लेन है तो 2 हो जाएगा, इनटू कितने जॉइंट हैं, तो नंबर ऑफ जॉइंट n होता है, मालूम है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है एरिया का, ठीक है। एरिया क्या होगा रिवेट का, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम लोग, ये रिवेट है आपकी, ये रिवेट है, ठीक है, ये रिवेट है आपकी, ऐसे बना लो, ये आपकी रिवेट है, ठीक। रिवेट बन जाओ भाई, एक बार सही से बनाते हैं इसको। ये आपकी रिवेट है, ठीक है। अब ये जब कटेगी यहाँ से, एक यहाँ से कटेगी और एक यहाँ से कटेगी, दो शियर प्लेन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये अपनी जो प्लेट होती है, ठीक है, ये प्लेट में होल होता है, यहीं पर अपनी रिवेट को लगाया जाता है। तो ये होल को हम लोग क्या लेते हैं, डी लेते हैं ना, तो इसलिए हमने π/4 इंटू डी स्क्वायर किया, ये मैंने बताया था। यहाँ पे होल ऑफ जो प्लेट होगा वो डी स्क्वायर होगा, ठीक, और इंटू शियर स्ट्रेंथ, तो इसको हम लोग FS से शो करते हैं, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बन के आता है। जैसा ऐसे फॉर्मूला वहाँ पे भी था, वहाँ पे क्या था, n इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू FS था लैप जॉइंट के केस में, लेकिन यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि हमने दो शियर प्लेन यूज़ किए, वहाँ पे एक ही हो रही थी, ठीक। तो ये अपना फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ का डबल कवर जॉइंट में, ठीक है। तो n क्या है, n हम जानते हैं, वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट द जॉइंट, ठीक। तो जॉइंट में जितने वो लगेंगे वो आपका वो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बियर स्ट्रेंथ पे। सेकंड, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जॉइंट्स। अब हमें बियरिंग स्ट्रेंथ देखनी है। क्या फॉर्मूला था इसका, याद है किसी को? PB निकालते हैं n नंबर ऑफ जॉइंट्स, n होता है n इंटू D इंटू T इंटू FB। क्योंकि याद करो रिवेट का हम लोग सैंक का डाया लेता है, तो वो कुछ इस प्रकार बनता है। ये आपका सैंक हो गया रिवेट का। अब इस पे अगर हम लोग देखें तो ये इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये हो गया आपका D, ये D हो गया, और ये टोटल लंबाई आपकी जो थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस है, क्योंकि प्लेट ही तो है यहाँ से ऐसे सीधे जा रही, तो ये थिकनेस हो जाएगी प्लेट और ये D हो जाएगा। तो इसलिए एरिया क्या आएगा इसका, D इंटू T, नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए इंटू FB हो गया, ठीक। तो ये आपका बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ लिख लो वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स, जितने रिवेट्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पे n की जगह आ जाएगा। और t क्या होगा, t होता है इसमें सम ऑफ कवर प्लेट्स
कवर प्लेट्स थिकनेस या फिर और थिकनेस ऑफ थिनेस मेन प्लेट। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से जो अपना लेस होगा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम लोग यहाँ पे टी की वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ देखो कि मेन प्लेट की मान लेते हैं कि जो इसकी थिकनेस है 10 mm, इसकी थिकनेस मान लेते हैं 12 mm की है, और कवर प्लेट की थिकनेस है 6 mm और इस कवर प्लेट की थिकनेस है 6 mm। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिनिमम होगा भाई? 6 6 12। तो मैंने क्या बोला? सम ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस। तो कवर प्लेट की थिकनेस हो जाएगी यहाँ पे 6 6 12, और यहाँ पे 12 इसकी है और दूसरी मेन प्लेट की 10 है। तो दोनों में जो थिकनेस होगा, जो पतली होगी, तो पतली कौन सी? 10 mm। तो यहाँ पे जो टी लेंगे वो क्या लेंगे? टी होगा अपना 10 mm। ठीक है, ये याद रखना। इस तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टी। तो यहाँ पे बात हो गई बियरिंग की। नेक्स्ट आएगा अपना टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट ठीक है, एट 1 1 पे देखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन 1 1 पे। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया भी है, देखो क्रिटिकल सेक्शन 1 1 कहाँ पे बना था? ये इस पे बात करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन 1 1 पे। ठीक, तो इसका क्या फॉर्मूला था? मैंने बताया था कि टेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। सिंपल सी बात है कि अगर आप ये समझो कि आपने देखा होगा जो आपकी स्पाइरल वाली कॉपी होती है, आप स्पाइरल वाली कॉपी को पकड़ो और एक सिंपल नोटबुक पकड़ो जो बाइंडिंग वाली होती है। अगर दोनों को फाड़ोगे तो स्पाइरल वाली जो कॉपी होती है वो इजीली फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि उसमें बीच बीच में छेद होते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरह हमारी प्लेट होती है। ठीक है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है। ठीक, अब इस प्लेट में ये हमारी प्लेट है, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी प्लेट है, यहाँ पे हमने रिवेट लगा रखी है। एक रिवेट, 2 रिवेट, ये रही तीसरी रिवेट। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे टेयरिंग स्ट्रेंथ देखें तो देखो इस प्लेट को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा? केवल ये वाला पोर्शन ना, ये मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में भी, केवल यही पोर्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ जहाँ रिवेट लगी यहाँ पे तो होल है ना, यहाँ तो होल कर दिया हमने प्लेट में, तो ये तो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। लेकिन ये जो पोर्शन है आपका, यही आपकी प्लेट को टियरिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। तो इसमें क्या होगा? बी, ये तो बी आपकी होगी टोटल ब्रेथ। बी में से अगर हम ये होल वाले पोर्शन को काट दे, हटा दे, ठीक है, तो हमें ये वाले पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा ना, ये वाले पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा, ये पूरे पोर्शन का। तो सेम यही, तो क्या करो, बी माइनस एन, क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट्स, एन इंटू डी। डी क्या है? डायमीटर, रिवेट की डायमीटर। ठीक, इंटू क्या कर दो? इंटू ये है आपकी टोटल थिकनेस, ये क्या है? टोटल थिकनेस टी, तो मल्टीप्लाई करो टी से, तो ये आपका एरिया निकल आया, इंटू एफ टी। एफ टी क्या है? स्ट्रेस है आपकी, टियरिंग स्ट्रेस। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा टियरिंग स्ट्रेंथ का। यहाँ लिख लो n इक्वल टू वेयर, n इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स एट क्रिटिकल सेक्शन
क्रिटिकल सेक्शन 1 1। अब पेन की जगह यहाँ पे कितने वैल्यू रखोगे, जितनी रिवेट है कितनी है 3 है, तो 3 रिवेट यहाँ 3 वैल्यू रख दो पेन की, ठीक है। और टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, ठीक है। अब जैसे कहोगे सर एक बार बताइए कि आपने यहाँ पे कहा कि देखो यहाँ पे जैसे इसको 10 mm माना है मेन प्लेट को, इसको 12 mm, तो मतलब कि यहाँ पे 2 mm की स्पेस खाली होगी, ठीक है। जैसे अभी मैं देखो एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ से फिगर से समझ लोगे कैसे ये लेते हैं। ये हमारी होगी मेन प्लेट, ये है मेन प्लेट, ठीक। ये है दूसरी मेन प्लेट, ठीक। अब हमको यहाँ पे कवर प्लेट लगानी है, तो कवर प्लेट कैसे लगेगी, यहाँ लग नहीं सकती क्योंकि इतना स्पेस खाली है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग फिलर प्लेट का यूज करते हैं। ये हमने फिलर प्लेट का यूज किया, ठीक है। इसको फिल करने के लिए हमने फिलर प्लेट का यूज कर लिया। अब बाकी हम यहाँ पे वो सेम टू सेम कवर प्लेट प्रोवाइड कराएंगे जैसे कराते थे कवर प्लेट, ठीक। ये कवर प्लेट लगा दी, बाकी हमने यहाँ पे अपने रिवेट लगा दिए, सेम यहाँ पे भी हमने रिवेट लगाए, यहाँ पे फोर्स P और यहाँ पे फोर्स P, ठीक। तो ये क्या हो गई आपकी कवर प्लेट, कवर प्लेट हो गई ये नीचे वाली। ये आपके हो गई मेन प्लेट, मेन प्लेट जो कि आपकी थिनर होगी, ठीक है। ये आपकी थिनर है। और ये कौन सी होगी, ये वाली होती है फिलर प्लेट। इसको हम लोग इस स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिलर प्लेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ये 10 mm की होगी, ये 12 mm की, ये कवर प्लेट 6 mm, ये 6 mm, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग करते हैं। तो यहाँ एक नोट लिख लो, नोट पहला लिखो, फर्स्ट नोट, ये 500 रुपये का नोट है भाई। लिखो जो सम ऑफ कवर प्लेट्स होगा, सम ऑफ कवर प्लेट्स ग्रेटर देन, कवर प्लेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू मेन प्लेट थिकनेस, मेन प्लेट थिकनेस। मतलब हमको ये देखना है कि जो अपनी कवर प्लेट का सम हो वो ज़्यादा होना चाहिए मेन प्लेट की थिकनेस से, ठीक है। क्योंकि सो दैट कवर प्लेट्स विल नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, विल नॉट बी ब्रोकन। क्योंकि हम लोग जो डिजाइनिंग करेंगे वो मेन प्लेट के लिए करेंगे, ना कि कवर प्लेट के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि कवर प्लेट हमारी पहले ना टूटे। सेकंड केस लिखो कि फिलर प्लेट्स का यूज क्यों कर रहे हैं, कि फिलर प्लेट्स आर यूज ताकि कोई भी अनवांटेड चीजें बीच में ना आ जाए। फिलर प्लेट्स आर यूज्ड ओनली टू फिल गैप। इस गैप, जो ये गैप हो जाएगा यहाँ पे, इसको फिल करने के लिए हम लोग फिलर प्लेट का यूज करते हैं बिटवीन द कवर प्लेट एंड थिनर प्लेट ठीक है। क्योंकि बिकॉज इसमें लिखो, क्योंकि टू अवॉइड थिनर प्लेट, टू अवॉइड एंट्री ऑफ अनवांटेड
अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड चीज़ें बीच में ना आ जाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिलर प्लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट सर्व एनी स्ट्रक्चरल पर्पस। ठीक है, ये कोई भी स्ट्रक्चरल पर्पस को सर्व नहीं करता है। ठीक है, बस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बीच में कुछ और चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें ना आ जाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिलर प्लेट का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई। ये बातें हुई एंटायर प्लेट के लिए। अब बात करेंगे हम लोग गेज लेंथ के लिए। केस सेकेंड, फॉर गेज लेंथ। ठीक है, डबल कवर प्लेट की बात करेंगे गेज लेंथ में। तो पहला केस क्या था, शियर स्ट्रेंथ, of all rivets joint in gauge length। तो गेज लेंथ क्या होती है, आपको बताया था कि फोर्स के परपेंडिकुलर दो रिवेट्स के बीच की दूरी को हम लोग गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दो कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के बीच की दूरी को गेज लेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे पीएस कैसे निकलेगा, एन नंबर ऑफ रिवेट्स इंटू 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। ठीक है, 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डबल कवर है। सेम उस फिगर की तरह देख लो भाई, गेज लेंथ क्या होगी ना, यहाँ पे देखो गेज लेंथ क्या होगी, दो कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स के परपेंडिकुलर, फोर्स इस डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर दो कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स की। तो इसकी दूरी जो मान लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी आएगी गेज लेंथ में। ठीक है, यही दूरी होगी गेज लेंथ। अगर इसके यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी आएगी यही दूरी, इतनी सेम दूरी होगी, इसको गेज मान लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है, तो इसके बीच में जो रिवेट आएगा उसमें दो आएंगे आपके शियर प्लेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला गेज लेंथ का। ठीक, सब कुछ वही है, एन आपका नंबर ऑफ जॉइंट है और बाकी चीज आपको पता ही है, एफ क्या है। नेक्स्ट आते हैं bearing strength, of rivets। हमें रिवेट्स की बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। PB इक्वल टू क्या होगा, N नंबर ऑफ रिवेट्स इंटू D इंटू T इंटू FB ना, ये आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा गेज लेंथ में। ठीक, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स, T आपको पता है, T क्या होगा, लिख दो T, वेयर T इक्वल टू सम ऑफ कवर प्लेट्स थिकनेस और मेन प्लेट थिकनेस, जो इसमें मिनिमम होगा वो हम लेंगे यहाँ पे T की वैल्यू। ठीक है, मिनिमम। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वन इज टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो PT क्या होगा, PT इक्वल टू, अब यहाँ फिगर में देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें गेज लेंथ की, ठीक है, इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे
इतनी दूरी तो गेज लेंथ होगी, इतनी दूरी को हम लोग गेज लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब इसको जी मान लेते हैं इतनी दूरी को, तो जी में से हमें इस एरिया का निकालना है, टेयरिंग एक्सटेंट इस प्लेट की इतनी निकालनी है। क्या करें, जी में से अगर डी घटा दें तो हमें ये दोनों एरिया पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे बताया भी 10 से पहले भी। तो क्या करो, जी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, ठीक है। तो इस तरह हम टेयरिंग एक्सटेंट निकाल लेंगे, ठीक। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, ठीक है। टी आपकी वेयर टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, ठीक है। जितनी बातें हो गई हैं तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि रिवेट वैल्यू की। सिंगल सीएम में रिवेट वैल्यू क्या होगा और डबल सीएम में हम रिवेट वैल्यू कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं रिवेट वैल्यू, ठीक है। आरवी से शो करते हैं, मालूम हमको। तो रिवेट वैल्यू है क्या, तो हम जानते हैं कि सिंगल रिवेट में हम कितना लोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। और क्या होता है, लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू होती है बेयरिंग और शेयरिंग की। इट इज टेकन एज लीस्ट वैल्यू ऑफ पीबी क्या है, बेयरिंग एक्सटेंट, और पीएस शेयरिंग एक्सटेंट ऑफ सिंगल रिवेट, ठीक है। सिंगल रिवेट की हमें देखना होता है। पीएस और पीबी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी रिवेट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो केस 1 देखते हैं। इफ रिवेट इज इन सिंगल शेयर, ठीक है। अगर सिंगल शेयर में रिवेट है तो पीएस क्या होगा, पीएस π/4 बाई एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है। अगर पीबी की बात करें सिंगल रिवेट में तो डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। इन दोनों में जो लेस होगा वही हमारा आरवी होगा, विच एवर इज लीस या लेस इज आरवी, ठीक है। ये हमारा आरवी होगा। ये तो बात हो गई सिंगल शेयर के केस में। अगर केस सेकंड बात करें, केस सेकंड की बात करें कि इफ रिवेट इज इन डबल शेयर, अगर डबल शेयर में है रिवेट तो फिर आरवी की वैल्यू क्या होगी, पीएस π/4 इंटू डी स्क्वायर π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ठीक है। लेकिन जब डबल शेयर में है तो 2 शेयर प्लेन का यूज होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और पीबी की वैल्यू क्या होगी, डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। अब इन दोनों में जो लेस होगा वो हमारी डबल शेयर में रिवेट की वैल्यू होगी, ठीक है, आरबी होगा। विच एवर इज लेस इज आरवी, ठीक है। आपको बाकी क्वेश्चन में डी एफ एस सब वैल्यू दे रखी होगी और आपको वहां से पी एस और पी बी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। अगर हम मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपके में तो नहीं आएगा, डिप्लोमा में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में कोई एग्जाम आता है तो उसमें ऐसा दे रखा है कि आपके ट्रिपल शेयर दे रखा है रिवेट में, तो फिर वहाँ पे हम केवल डबल शेयर को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम केवल डबल शेयर ही लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं, अगर हमको ये देखना हो कि जॉइंट में कितने रिवेट्स के नंबर हमको रिक्वायर्ड है तो वो कैसे हम निकालेंगे।
ठीक है, नंबर ऑफ rivets required at a joint, ठीक है, रिवेट्स के कितने नंबर हमें रिक्वायर्ड होंगे जॉइंट पे, ये हम कैसे निकालेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, हमें मालूम है कि जॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स एट द जॉइंट पे कितना फोर्स आएगा, टोटल फोर्स अपॉन रिवेट की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा यहाँ का फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं n इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू RV, ठीक है। एग्जाम्पल के तरह समझो कि हमारे सिंगल रिवेट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिंगल रिवेट की हमारी वैल्यू होगी, रिवेट वैल्यू है 100 किलो न्यूटन, ठीक है। लेकिन जो टोटल फोर्स चाहिए हमको जॉइंट पर, टोटल फोर्स आ रहा है वो 1000 किलो न्यूटन है। तो हमें यहाँ पे कितने रिवेट चाहिए होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिवेट चाहिए होंगे। तो क्या करें, टोटल फोर्स कितना आ रहा है 1000, सिंगल रिवेट की कितनी वैल्यू आ रही है 100, तो यहाँ पे हमें 10 रिवेट नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ रिवेट्स इस प्रकार निकाल लेंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगर हमें किसी जॉइंट की एफिशिएंसी निकालनी हो, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट, ठीक, जॉइंट की एफिशिएंसी निकालनी हो, अगर एंटायर प्लेट की बात कर रहे हैं, फॉर एंटायर प्लेट, पूरे प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जॉइंट की एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि सर पहले भी मैंने बताया था कि एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए PS, PB और PT की। तो लीस्ट वैल्यू को मतलब कम से कम वैल्यू, जिसकी कम वैल्यू होगी वो हम लेंगे। लीस्ट वैल्यू ऑफ PS क्या है, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, अपॉन सॉलिड प्लेट की कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है, सॉलिड प्लेट की कितनी स्ट्रेंथ से, जो भी स्ट्रेंथ होगी उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमें एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमको ये एश्योर करना होता है कि PT की लेस वैल्यू हो, ठीक है, PT की मतलब टियरिंग स्ट्रेंथ आपकी लेस होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें एश्योर करना होता है। तो अगर हमें एश्योर करना है तो PT की लेस वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला क्या था, B माइनस N इंटू D इंटू T इंटू FT, यही तो फॉर्मूला था अपना टियरिंग स्ट्रेंथ का, अपॉन सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी आएगी, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ होगी, ये हमारी सॉलिड प्लेट है, ये हमारी सॉलिड प्लेट है, ठीक है, ये हमारी सॉलिड प्लेट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई होल नहीं है। तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकल, एरिया क्या होगी स्ट्रेंथ निकालने के लिए, B इंटू ये वाली थिकनेस ना, तो B इंटू T इंटू टियरिंग स्ट्रेंथ FT, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टियरिंग स्ट्रेंथ। अगर मान लो यहाँ पे होल कर दें हम इस प्लेट में, तो डायमीटर क्या होगा, मान लो ये प्लेट है, इसमें कोई होल नहीं, तो ये टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी सॉलिड प्लेट की। अब यहाँ पे होल करके रिवेट लगा दी, ठीक है, यहाँ पे होल करके हमने रिवेट लगा दी, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऐसे निकालते थे, बताया था B माइनस N इंटू D इंटू T इंटू FT, ठीक है, ये चीज़ बताई। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी का क्या निकल के आएगी, T से T कैंसिल, FT से FT कैंसिल, तो ये निकल के आएगी B माइनस N इंटू D अपॉन B, ठीक है, यही तो निकल के आएगी। एंटायर प्लेट के लिए एफिशिएंसी ये निकल के आएगी, ठीक है। इसी में सेकंड केस देखें, गेज लेंथ के लिए। सेकंड केस है फॉर गेज
लेंथ के लिए हमको एफिशिएंसी देखनी है। तो सेम फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या होता है? फॉर्मूला लीस्ट वैल्यू ऑफ PS, PB एंड PT। जहाँ पे हम एश्योर करते हैं कि PT हमारी लेस होनी चाहिए, और अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इन गेज लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमें गेज लेंथ में देखना है सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ। अब PT की स्ट्रेंथ क्या होती है गेज में? बताया था G माइनस D इंटू T इंटू FT, यही फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, अपॉन। अब यहाँ पे हमें देखना है गेज लेंथ में, सिंपल सी चीज़ है, सॉलिड प्लेट है, ये हमारी सॉलिड प्लेट है। ठीक है, ये हमारी सॉलिड प्लेट का फिगर बनाते हैं जिसपे कोई भी होल नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक, तो अगर इसकी गेज की बात करें तो गेज क्या होगा? इतनी, ये वैल्यू गेज है, ये G होगा, तो G ये G होगी ना, तो G इंटू T। T क्या है? थिकनेस है इस प्लेट की, इस प्लेट की थिकनेस हो जाएगी, तो G इंटू T इंटू FT। क्या ये बात समझ में आई? ये आपकी स्ट्रेंथ होगी सॉलिड प्लेट में गेज लेंथ की। यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी? G माइनस D, T से T कटा, FT से FT कटा, अपॉन G। ठीक, तो ये आ गई आपका एफिशिएंसी गेज लेंथ में। ठीक, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना भाई, कि गेज लेंथ में एफिशिएंसी कैसे निकलेगी और एंटायर लेंथ में एफिशिएंसी कैसे निकल के आती है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशन देख लें। ठीक है, अगर रिवेट्स के पिच के लिए स्पेसिफिकेशन देखें तो हेडिंग डालते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ, या एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप लोग इतनी चीज़ें समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिच की स्पेसिफिकेशन भी जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।